जिन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 के बारे में, जो कि आपका क्लास 9 ज्योग्राफी से संबंधित है। जो आपका चैप्टर 2 है उसका नाम है संरचना एवं उच्चावच। संरचना एवं उच्चावच। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ टर्म्स को समझेंगे जो कि आपके इस चैप्टर 2 में बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है और बहुत ही ज्यादा उपयोगी भी है चीजों को समझना। ठीक है, आपकी किताब में डायरेक्टली उन चीजों को नहीं समझाया गया है, बट उन वर्ड्स का यूज किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं वर्ड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग उन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए, जो कि हमारे को चैप्टर 2 को पढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाय द वे हम बता दें कि लगभग 20 से 25 वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 9 के इकोनॉमिक्स को भी कवर किया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उन सारे वीडियोज को नहीं देखा है, तो जा करके प्लेलिस्ट चेक करिएगा, इसी चैनल पर वो सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम इस किताब को पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप, तो उसमें कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं। जैसे एक जो टर्म है वो है भूगर्भीय हलचल। भूगर्भीय हलचल। अब ये भूगर्भीय हलचल का यहाँ पर क्या लेना देना है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे से पूछ रहा है पृथ्वी की संरचना के बारे में, यानी कि जो पृथ्वी का जो भौतिक स्वरूप है उसकी संरचना क्या है, और ये उच्चावच के बारे में पूछेगा। चैप्टर का नाम ही है, भौतिक स्वरूप का मतलब हो जाएगा कि संरचना एवं उच्चावच। अब इस उच्चावच का मतलब क्या होता है, इस संरचना का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम लोग भूगर्भीय हलचल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब हम भूगर्भीय हलचल के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर भी हलचल होता है। भूगर्भ में, भूमि के गर्भ में, यानी कि भूमि के पेट में, यानी कि नीचे भी हलचल होता है। अब ये किस तरह के टर्म्स यूज किए गए हैं, क्या सच में हलचल होता है, चलिए इसको देखते हैं। होता है तो किस प्रकार से होता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर आप भूगर्भीय हलचल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो भूमि है उसका संरचना कैसा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले भूमि के संरचना के बारे में देखते हैं। देखिए, हमारा भूमि का आकार जो है वो बिल्कुल नारंगी की तरह है। ठीक है, ये रहा हमारा भूमि। यहां पर जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, ये अर्थ है। यहां पर एक इसका छोटा सा पार्ट हम काट के निकाल लेंगे समझने के लिए। ये वाला पार्ट हम निकाल लेते हैं यहां पे। ठीक है, ये हमारा अर्थ का ये वाला जो पार्ट है, इसको यहां पे काट के निकाल चुके हैं। देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला, ये क्रस्ट कहा जाता है। यहां से लेकर के यहां तक के भाग को क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, जो कि कुल का 1% है मात्र। कुल पृथ्वी के कुल भाग में क्रस्ट का जो प्रतिशत है वो 1% है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहां से लेकर के, इस लाइन से लेकर के यहां तक में आपका मेंटल होता है। ये देखिए, ये क्लास 7-8 की चीजें हैं। यदि आप लोगों को पता होगा तो वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, नहीं पता होगा तो इसको देखिएगा। ये है आपका मेंटल। ठीक है, जो कि इसका जो परसेंट है वो लगभग 74% के करीब में है, 73-74% के करीब में है, मान के चलिए। ठीक है, ये है आपका मेंटल। और उसके बाद में आता है आपका कोर। ये क्या है, कोर है। ठीक है, तो 73 एक 74, और ये हो जाएगा आपका लगभग 16%। ये इसका रेशियो है, इतने इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्रस्ट आपका 1% है, मेंटल आपका 23% है, कोर आपका 16% है। हिंदी में भी इनको यही कहते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, अब यह जो क्रस्ट मेंटल कोर है, इसको कुल मिलाकर के यदि किलोमीटर में बात करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी के बारे में, तो वो आ जाता है आपका 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है। ये 6400 किलोमीटर क्या बता रहा है, ये पृथ्वी की त्रिज्या को बता रहा है। ठीक है, अब देखिए, यहां पर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है। तो देखिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जो हमारा क्रस्ट है वो काफी कठोर होता है, जिस पर हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये
100 किलोमीटर तक का एरिया होता है, यहां से लेकर के मेंटल के ऊपरी सतह तक आपका 100 किलोमीटर होता है। क्योंकि हम लोग क्रस्ट पे रहते हैं तो क्रस्ट के बारे में ज्यादा अच्छा से जानने का प्रयास करेंगे, और मेंटल का क्या योगदान है इस भूगर्भीय हलचल में, इसके बारे में भी समझेंगे। देखिए 100 किलोमीटर तक के एरिया आपका क्रस्ट हो जाता है। भूमि के सतह से 100 किलोमीटर नीचे जाइएगा तो वो क्रस्ट कहलाएगा वहां तक। हालांकि 100 किलोमीटर तो कोई जा नहीं सका है, लास्टली 10 से 12 किलोमीटर तक जाया गया था अफ्रीका के किसी क्षेत्र में वैज्ञानिकों के द्वारा। तो आपका क्रस्ट जो है वो बिल्कुल कठोर होता है, और इसी क्रस्ट पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पाई जाती हैं, इसी क्रस्ट पे आप हम रह रहे हैं, और इसी क्रस्ट पे जितने भी पहाड़ पर्वत समुद्र वगैरह है वो पाए जाते हैं। आप बोलिएगा क्या बात कर रहे हो भाई, हाँ बिल्कुल इसी पर पाया जाता है, क्योंकि जो समुद्र की सबसे गहराई है वो तो मात्र 10,000 मरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशियन 10,800 समथिंग कुछ करके है उसका मैक्सिमम डेप्थ। जो अधिकतम गहराई है मरियाना ट्रेंच की वो पैसिफिक ओशियन में है, वो लगभग 10,000 करके कुछ है। ठीक है, तो ये आ जाता है क्रस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ गया। अब ये जो क्रस्ट है वो किस पे टिका है, इस मेंटल पे टिका हुआ है। बात समझ में आ रहा है, ये जो क्रस्ट है ये किस पे टिका है, मेंटल पे टिका है। बात समझ में आ रहा है। अब यहां पे जो मेंटल है, इस मेंटल में जो है एकदम जो है कि कठोर नहीं है ये इस प्रकार से जैसे आप लोग पखेव देखे, जब गाय वगैरह को खिलाने के लिए पखेव बनाया जाता है मवेशियों को खिलाने के लिए, तो वो क्या होता है कि एकदम लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, उसको गिराइएगा तो एकदम फटाक से नहीं बह जाएगा, आराम आराम से बहता है। ठीक उसी प्रकार से मेंटल अपना होता है। लेकिन क्रस्ट कैसा है, ये बिल्कुल कठोर है। ठीक है, अब ये जो क्रस्ट है और मेंटल पे ये टिका हुआ है, लेकिन मेंटल कैसा है, पखेव की तरह है, यानी कि ये हिलडुल करता है। वहीं कोर जो है ये बिल्कुल ठोस है, कठोर है। अब ये क्या है इसका पूरा मामला यहाँ पे नहीं समझेंगे हम, जितना काम का है वही समझेंगे। बाकी ये टॉपिक जो है क्लास 7-8 का ही है, तो आप लोग आई होप कि आप लोग पढ़ के आए होंगे। मैं बस इसको रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में आसानी हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमेशा हलचल उत्पन्न होती है, क्योंकि पखेव जैसा है तो ये एक जगह से दूसरे जगह जाने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों करेगा, तो ऐसा करेगा तापमान और दबाव के कारण। जहां पे तापमान ज्यादा महसूस होगा वहां पे दबाव कम हो जाएगा, और जहां पे तापमान कम रहेगा वहां पे दबाव ज्यादा हो जाएगा। तो जहां पे दाब जो है वो कम रहेगा तो कम से ज्यादा की तरफ में दाब फ्लो करता है। यहाँ पे अगर मान लो कि दबाव ज्यादा है और यहाँ पे दबाव कम है, तो बताओ ये वाला इधर की तरफ में जाएगा, ये वाला इधर की तरफ में जाएगा। तो इस टाइप से मूवमेंट होती रहती है मेंटल में। अब यहाँ ये बताओ जो क्रस्ट है, वो क्रस्ट में जो पहाड़ी इलाके हैं वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं ना, क्योंकि वहां पे तो मानव नहीं जा रहा है, वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें नहीं जा पा रही है, वहां पे गाड़ियां नहीं जा पा रही है। तो उस एरिया में जो क्रस्ट है वो क्या होता है, कमजोर होता है। उस प्रकार के एरिया में जो क्रस्ट है वो कमजोर होता है। या फिर ऐसे समझो कि जहां पे भी पृथ्वी का भाग कमजोर होगा, पृथ्वी की सतह का भाग जहां भी कमजोर होगा, वहां से ये जो मेंटल है जो कि पखेव की तरह है, ये निकलने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, निकलने का प्रयास करेगा। और जैसे ही निकलेगा, मान लो कि यहां से निकल गया पूरा इधर में छाप लिया। अब ये छाप लिया तो क्या कहलाता है, इसके बारे में बताएंगे इसी चैप्टर में। यहां से निकल गया तो ये आपका ज्वालामुखी कहलाएगा। बताइए देते हैं, ज्वालामुखी कहलाएगा, भूखी नहीं, ज्वालामुखी। ठीक है, और जब निकल रहा होता है तो इसको लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लावा। और निकल जाता है तो ज्वालामुखी कहा जाता है कि ज्वालामुखी निकल रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पे ये लावा निकल रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो क्रस्ट है, यहां से पूरा का पूरा चीज खाली हो गया। यहाँ पे जितना भी मटेरियल था ये सारा का सारा बाहर निकल गया। अब यहाँ वाला भाग क्या हो गया, खाली हो गया। यहाँ वाला भाग खाली हो गया क्योंकि इसका जो पूरा जो लावा था वो सारा बाहर निकल गया। अब इस बाहर निकलने की वजह से यहाँ पे जो खाली चीज हो गया, तो यहाँ से जो भी मटेरियल आएगा भरने के लिए आएगा, इधर से भी भरने के लिए आएगा कि नहीं आएगा। अरे मान लो कि अब बीच में यहाँ पे पानी रखे हो और पानी चारों तरफ पानी है, लेकिन अब बीच से पंप से पानी को निकाल लिए और अगल बगल भी पानी है, ये है, तो ये पानी इसको भरने के लिए नहीं आएगा, ये इसको भरने के लिए नहीं आएगा, ऐसे करेगा। तो जब पानी भरने के लिए आएगा और ऊपर आप नाव एगो बना के रख दिए हैं कागज का, तो नैया वहीं पे खड़ा रहेगा कि वो भी इधर की तरफ में आएगा, और यहाँ पे कुछ पत्ती वगैरह रखे तो ये भी इधर की तरफ में आएगा, और दोनों आकर लड़ जाएगा। क्या लड़ जाएगा, ये बेसिक सा चीज है, आप लोग घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल दो।
बात समझ में आ रहा है? दोनों एक दूसरे की तरफ में गति करने लगेगा। मतलब ये यहाँ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ पे भी एक बिल्डिंग है, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों बिल्डिंग जो है आपस में सटने वाला है। बात समझ में आ रहा है? अब इसी के बारे में हम लोगों को भूगर्भीय हलचल कहा जाता है, इसी चीज को भूगर्भीय हलचल कहा जाता है। तो भूगर्भीय हलचल के लिए मेनली आपका जो मेंटल है वो जिम्मेवार है, ठीक है। और क्यों होता है? तो अत्यधिक जब लावा निकल जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जब अत्यधिक लावा निकल जाता है तो आपका इस प्रकार की भूगर्भीय हलचल देखने को मिलती है। अब हम लोग आगे बात करेंगे उच्चावच के बारे में कि आखिरकार ये उच्चावच क्या है, जो कि इसी से रिलेटेड है, जो कि इसी से रिलेटेड है। अब चलिए उच्चावच के बारे में भी समझ लेते हैं। आशा करता हूं इतना तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो पॉइंट रहने वाला है वो है उच्चावच के बारे में। अब ये उच्चावच क्या होता है, इसको इंग्लिश में रिलीफ कहा जाता है, ठीक है। देखिए जैसा कि हमने बताया कि यहां से मैग्मा जो है वो बाहर निकल गया, यहां से मैग्मा बाहर निकल गया और ठंडा हो जाता है तो इसको लावा कहा जाता है। यहाँ पे क्या है? मैग्मा है, और जब बाहर निकल गया तो इसको लावा कहा जाता है, ठंडा हो जाता है तो लावा कहा जाता है, बाद में चट्टान बन जाता है, ठीक है। चट्टान 3 प्रकार का होता है, उस सब के बारे में अभी नहीं बात करना है हम लोगों को। देखिए अब ये जो मैग्मा है यहाँ पे बाहर निकल गया, लावा बन गया। लावा बनने के बाद चलो बात ही कर लेते हैं, चट्टान बनता है। क्या बनता है? चट्टान बनता है। अब ये जो चट्टान है वो आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान। अब ये अग्नेय चट्टान क्या होता है इसके बारे में समझिए। देखिए जब एकदम पहली बार में मैग्मा निकला, लावा एकदम गरम गरम ठंडा हो गया तो लावा कहा जाता है उसको, और उसके बाद जो चट्टान बना, ठंडा हो गया तो एकदम चट्टान बन जाएगा कठोर, उसी को बोला जाता है अग्नेय चट्टान। इसको याद करने का शॉर्टकट में रखिए कि जब पहली बार में निकला एकदम आग नहीं गर्म होगा, इसीलिए इसको अग्नेय चट्टान कहा गया है। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद से इस अग्नेय चट्टान में टूट फूट होता है। टूट फूट होता है कि नहीं होता? होता है भाई। अरे हवा आएगा, है ना, आंधी आएगा, उसके बाद अम्ल वर्षा होगा, तो इस तरह से उसमें टूट फूट होता रहेगा। और इसी टूट फूट के बारे में उच्चावच में हम लोगों को पढ़ना है, धैर्य बनाई रखिएगा। तो अग्नेय चट्टान के बाद आएगा आपका अवसादी चट्टान, यानी कि इसके अग्नेय चट्टान से इसका निर्माण होगा। इसी सब का कचरा वगैरह मिलकर अवसादी चट्टान बना देगा, और इसी चट्टान में पाया जाता है खनिज तेल वगैरह। बात समझ में आ रहा है? जीवाश्म गैस, ये सब जितना भी ईंधन वगैरह मिलता है, एलपीजी, ये सब अवसादी चट्टान से मिलता है। तो ये हो गया आपका अवसादी चट्टान। और उसके बाद से क्या होता है, मान लीजिए यहां से लावा निकला, चलिए इधर में ही बताते हैं। यहां से मैग्मा निकला, लावा यहाँ पे चट्टान बना दिया, और फिर एक इधर में भड़क गया, और फिर से निकल करके इसी चट्टान पे जाकर के सारा का सारा लावा जो है गिर जाता है। अब यहाँ पे पहले ही से चट्टान था, अब फिर से वो चट्टान बन गया, ये वाला जो एकदम है वो दबा जाएगा, इसका एक अलग रूप बन जाएगा, तो उसको कहा जाता है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान। बात समझना है? तो ये 3 चट्टान होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। बात समझ में आ रहा है? देखिए अब इसी चट्टान के माध्यम से मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? इसी चट्टानों के टूटने के माध्यम से। अब ये टूटते कैसे हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा उच्चावच के बारे में भी प्रकाश डाल लेते हैं। उच्चावच का मतलब यही होता है, जो चट्टान वगैरह है ये उच्चावच का उदाहरण है। जैसे कहीं पे हमारी पृथ्वी क्या है, खाल है, तो वहां पे समुद्र है, पानी आकर के जम गया ना, और कहीं पे हमारी पृथ्वी ऊंची है यानी कि पहाड़ है, ये सारा कुछ आपका उच्चावच के अंतर्गत में आएगा। पहाड़ का निर्माण कैसे हुआ है, चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, इन्हीं माध्यमों से हुआ है, या फिर एक और माध्यम से हुआ है, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है। पहले जो हमारा पृथ्वी था, ये अभी जैसे हमारा कॉन्टिनेंट कितने हैं, अभी 5 कॉन्टिनेंट है ना, 5 है कि 7 है? 7 है। एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, उसके बाद से आपका ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये 7 कॉन्टिनेंट हो जाते हैं। वैसे पहले ऐसे नहीं था, पहले सब एक में थे। जैसे आपके परिवार में अभी क्या है, सभी लोग अलग अलग हो गए होंगे, लेकिन पहले क्या था, पहले सभी लोग एक में ही होंगे ना। उसी तरह से हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो पहले एक में ही था, लेकिन अभी क्या हो गया, अलग अलग सारा कुछ दिखाई देता है। तो पहले हमारा एक सुपर अर्थ था, यानी कि एक ही में सारा कुछ था, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, सारा कुछ एक में था। तो इसका नाम दिया गया था पेंजिया। और ये जो समुद्र था, जो ये पानी था, इसका नाम दिया गया था पेंथलसा।
पेंथालासा। ठीक है, ये आपका पेंजिया था, ये आपका पेंथालासा था। समय आगे बढ़ते गया, ये जो आपका पेंजिया है ये दो भागों में टूट गया, ये दो भागों में टूट गया। दो भागों में टूटने के बाद ये बना दिया, एक बना दिया अंगारा लैंड और एक बना दिया गोंडवाना लैंड। ठीक है, एक अंगारा लैंड बना दिया और एक गोंडवाना लैंड बना दिया, और यहां पे बीच में हो गया टेथिस सागर। टेथिस सागर, यही अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो महाद्वीप हो गया। ठीक है, और बाद में आगे चलते चलते ये भी टूटते टूटते और भी छोटे होते गए। जैसे गोंडवाना लैंड से जो भारत का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है भारत का, ये वाला, ये वाला, ये इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, जैसे जैसे टूटते गया, टूट करके मूवमेंट होता गया। क्यों मूवमेंट होता गया? क्योंकि यहां से मैग्मा निकल रहा था लगातार, तो जिस वजह से वो जो है खिसक खिसक के आगे की तरफ में चलता गया और जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। अब ये प्लेट क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे आज के वीडियो में। सारा कुछ बेसिक कंप्लीट करके ही जाएंगे और तब जाके कल चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। बात समझ में? ये अंगारा लैंड हो गया और ये गोंडवाना लैंड हो गया आपका। चलिए अब आगे ऐसे ही गोंडवाना लैंड भी टूटते गया, अंगारा लैंड भी टूटते गया। गोंडवाना लैंड के बारे में बात करेंगे तो यहां से टूट के आपका दक्षिणी अमेरिका बना, महाद्वीप है, फिर अफ्रीका महाद्वीप बना, फिर उसके बाद जो इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है वो बना, और ऑस्ट्रेलिया जो आपका महाद्वीप है वो बना। तो यहां से ये बन जाता है। उसके बाद से आप नॉर्थ, ये अंगारा लैंड है, उससे आप देख सकते हैं यूरोप बनता है, उत्तरी अमेरिका बनता है, एशिया का भाग बनता है। तो इस तरह से महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जो कि आज के फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं। ये पहले नहीं था, ये बहुत साल पहले से चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, और तब जाकर के आज के डेट में इस फॉर्म में आया है। क्या अभी भी ये टूट रहे हैं क्या? तो हाँ, टूट रहे हैं। जो अफ्रीका है, अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट पाया जा रहा है, यानी कि वहां पे बड़ी दरारें उत्पन्न हो रही हैं, जो कि आगे चलकर अनुमान लगाया गया है कि ये टूट जाएंगे। आप मेडागास्कर को ध्यान में रखिएगा। ये जो अफ्रीका है, यहाँ पे जो अफ्रीका आप देखते हैं, यहाँ पे जो अफ्रीका देखते हैं, इधर में मेडागास्कर है। आप मेडागास्कर को ध्यान से देखिएगा ना, ये पहले इसी का पार्ट था, एकदम सटल था। आप इसको सटा के देखिएगा मन से, वो लगता है कि एकदम मिला हुआ था। अब सटाने की कोशिश करिएगा, एकदम मिल जाएगा वो। तो मेडागास्कर भी पहले साथ में था, लेकिन समय बीतते गया ये टूट के अलग हो गया। उसी तरह से जो अफ्रीका का जो ग्रेट रिफ्ट यहाँ पे बन रहा है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा अलग होकर अलग आ जाएगा। अभी नहीं, 200-300 साल बाद, अभी नहीं होने वाला इतना जल्दी। हालांकि यहाँ पे बहुत ही चौड़ी दरार हो गई है, बहुत ही चौड़ी, मतलब उसको पुल बना के भी गैप को पूर्ति नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमेशा बढ़ ही रहा है। बात समझ आ रहा है? उसको पुल बना के भी नहीं भरा जा सकता, क्योंकि वो हमेशा लगातार बढ़ रहा है। अब किसी की जमीन उस साइड में है तो 2 कट्ठा होने है, 4 कट्ठा रहने है, इससे हो गया है उधर में, है ना, एक अलग ही माहौल है। फूफा उधरे है, फुआ तेने है, गड़बड़ हो गया ना जी। हालांकि फ्लाइट से आ जाएंगे। चलिए, तो ये हो जाता है आपका चट्टान के बारे में पूरा का पूरा। उच्चावच क्या होता है समझ में आ गया। ऊंचा नीचे जितने भी चीजें हैं वो उच्चावच में आ जाता है। आपका ये पेंजिया है, सुपर कॉन्टिनेंट है आपका, और पेंथलासा है, सुपर सी है। उसके बाद पेंजिया 2 भागों में टूट जाता है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। सबसे बड़ा सागर आपका 2 भाग में हो जाता है, टेथिस सागर के नाम से जाना जाने लगा। चट्टान आपका 3 प्रकार का होता है, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नदियों के बारे में। नदियों में 3 प्रकार के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। देखिए, ये अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब नदियां निकलती है, पर्वतीय इलाकों से, पर्वतीय क्षेत्र से जब नदियां निकलती हैं, तो यहाँ पे ये अपक्षय भी करती है, अपर्दन भी करती है और निक्षेपण भी करती है, तीनों काम करती है। लेकिन ये पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां निकलती कैसे? कारण क्या है इसका? एक तो पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं और एक पठारी क्षेत्रों से निकलती है, और दोनों ही केस में ये वाली घटना होती है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण वाली। तो पर्वतीय क्षेत्र से नदियां सालों भर निकलती हैं, यानी कि हमेशा निकलती है सालों भर।
और लेकिन पठारी क्षेत्रों से नदियां सालों भर नहीं निकलती हैं, सिर्फ वर्षा ऋतु में निकलती हैं, वर्षा ऋतु में। तो इसका रीजन क्या है भाई? ये सालों भर निकल रही है, ये वर्षा ऋतु में ही निकल रही है, इसका कारण क्या है? इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा, आपका तापमान क्या होगा? वो कम होगा। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा, तापमान क्या होगा? वो कम होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाइएगा, तापमान आपका कम होते जाएगा। अब बताइए वायु में क्या होता है? ये पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, ये तो पता चल गया ना जी, ये तो पता चल गया। दो प्लेट आया, इसे टकरा गया, इसे पर्वत का निर्माण हो गया। प्लेट के बारे में हम बता देंगे, ठीक है। चट्टान कैसे बनता है ये भी पता चल गया। ये चट्टान है ना पठारी क्षेत्र, चट्टाने पे है, ये अग्नेय चट्टान वगैरह से ही बना है ये वाला क्षेत्र, पठारी वाला। और पर्वत कैसे निर्माण हुआ इसके बारे में बता देंगे हम प्लेट टेक्टोनिक वाला में। अब यहाँ पे जब तापमान जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाइएगा, यानी कि हवाएं ऊपर बढ़ती जाएगी, वहां पे तापमान कम होते जाएगा, तापमान कम होते जाएगा। ये हवा ऊपर जाते जाएगी, तापमान कम होते जाएगा, और धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो जो हवाओं के अंदर में जो पानी है वो बर्फ बन जाएगा। और जैसे हवाएं जाकर के पर्वतों से टकराती हैं, तो पर्वत तो ठंडा है क्योंकि काफी ऊंचा है। अब हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर हिमालय की ऊंचाई, कहीं कहीं पे 8,848 भी दिया है। इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। अब क्यों बढ़ रही है, प्लेट टेक्टोनिक में समझा देंगे। देखिए 8,850 मीटर ऊंचा जाने के बाद में इतनी हवाएं ठंडी हो जाती है कि जैसे ही वो पर्वत से टकराती है, बर्फ बन जाता है वहां पे, क्योंकि हवाओं के अंदर में भी पानी होता है कि नहीं होता है? होता है भाई। अरे कूलर में वही ना पानी डाल के गर्मी में चलाते हैं ताकि हमको ठंडा महसूस होगा। लेकिन बाहर में क्यों नहीं हमको गर्मी, बाहर में क्यों नहीं ठंडा लगता है, गर्मी क्यों लगता है? क्योंकि सूर्य के द्वारा जितनी भी उसमें जलवाष्प है, पानी की मात्रा है, उसको सोख लिया जाता है, जिस वजह से बाहर की जो हवाएं हैं वो गर्म लगती है। चलिए अब यहाँ पे ये हो जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र ठंडे होते हैं, और जैसे हवाएं जाके उधर में टकराएं तो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। और बर्फ में अब बर्फ बनते गया बनते गया बनते गया, बहुत ज्यादा बर्फ हो गया। तो जैसे ही दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा माने कि तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दाब तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वैसे ही ऊंचाई भी तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे जैसे दाब बढ़ेगा, तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखिए इस तापमान, दाब बढ़ेगा तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तब वहां से जो बर्फ है वो पिघलना शुरू कर देगा। बर्फ क्या करेगा? पिघलना शुरू कर देगा, और पिघल के नदी बना देगा। और वो नदी सालों भर बहेगी, सालों भर बहेगी, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है। बर्फ क्या है? बहुत ज्यादा है। उस प्रकार की नदियों को बारहमासी नदियां भी कहा जाता है। अब आते हैं पठारी क्षेत्र के ऊपर। देखिए पठारी क्षेत्रों की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, मतलब बहुत ही इनकी कम हाइट होती है, जिस वजह से यहाँ पर सालों भर मतलब इस प्रकार के क्षेत्र नहीं होते जहां बर्फ वगैरह बन सके। और बर्फ नहीं बनेगा तो पानी कहां से आएगा? लेकिन वहां पे बारिश होता है, और बहुत बड़े क्षेत्र में बारिश होता है। पठार बहुत बड़ा क्षेत्र में, साउथ में, दक्षिणी भारत वाला एरिया में पूरा पठारी है। तो वो भी किस प्रकार का पठार है? वही गोंडवाना लैंड वाला पठार है, ठीक है। उसी में से टूट के आया है और भारत में आके सट गया है। किस वजह से आया है? प्लेट टेक्टोनिक की वजह से आ रहा है, उसको भी समझाएंगे अभी जस्ट। अब यहाँ पे जो पठारी क्षेत्र है वहां पे वर्षा ऋतु में ही सिर्फ पानी आता है, क्योंकि बारिश होता है और वो ऊंचा भाग पे है। अब ऊंचा भाग पे धीरे धीरे पानी नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? छत पे पानी डालिएगा ना, देखिए वो नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। उसी तरह से छत है, पानी पड़ गया, धीरे धीरे बहेगा। अब जब तक बहेगा तब तक वहां पे पानी रहेगा, जब तक बहेगा। जब पानी नहीं रहेगा तो नहीं बहेगा। तो गर्मी के दिनों में यहाँ पे गर्मी के दिनों में जो पठारी क्षेत्र की नदियां होती है वो सूख जाती है, लेकिन बरसात के दिन में भयंकर एकदम पानी रहेगा। जैसे बिहार में सोन नदी आती है इसी क्षेत्र से, तो सोन नदी में पानी रहता है बाढ़ के मौसम में, जब बरसात होगा। लेकिन जब बाढ़ नहीं आएगा, जब बरसात नहीं होगा, तो देखिएगा सूख जाता है। पटना से जाइएगा ना आरा, या फिर आरा से कभी पटना जाने को मौका मिलेगा तो देखिएगा झांक के, एकदम ट्रेन चढ़ते धड़ 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 बाजने लगेगा, तो समझ जाइएगा कि हम सोन नदी के ऊपर में आ चुके हैं। बात समझ में आ गया इतना सारा? चलिए अब यहां से जब पर्वतीय क्षेत्र से जब नदियां निकलती हैं, जो कि सालों भर निकल रही हैं, तो होता है अपक्षय। अब ये अपक्षय क्या होता है? तो देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये पहाड़ है, ये क्या है? पहाड़ है, और यहां से ऐसे नदियां निकल रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे पहाड़ है ना, ऐसे बहुत सारे ऐसे पहाड़ है। अब ये निकलेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे टकराएंगे, तो टकराते टकराते क्या होगा कि इसको तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, इन पहाड़ों को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, और ये पहाड़ टूट जाएगा। ये धीरे धीरे टूटते टूटते ऐसे पानी गिरेगा, फिर ऐसे इसको तोड़ लेगी इधर से। अब ये जितने भी यहाँ के पत्थर हैं इसको तोड़ तोड़ के नीचे लेके आएंगी।
तो जब तोड़ रही है तो वही अपक्षय है, जब पहाड़ों को तोड़ रही है तो वही अपक्षय है। और जो अपक्षय है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। नदियों के द्वारा जो अपक्षय है वो दो तरह से किया जा सकता है। एक तो भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, और दूसरा रासायनिक अपक्षय। अब ये भौतिक अपक्षय क्या होता है, रासायनिक अपक्षय क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए, जब यहां से पानी निकल रहा है और इसको आकर के डायरेक्ट तोड़ रहा है तो ये हो गया भौतिक अपक्षय। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वर्षा होता है, अम्ल वर्षा होता है, और वो अम्ल वर्षा में इतनी ज्यादा पावर होती है कि पहाड़ों को भी खदार देता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि उसमें कुछ केमिकल्स होता है और जो कि पर्वतों को अपर्दित करता है, तो वो आ जाएगा आपका रासायनिक अपक्षय के अंदर। जैसे रोटी खाते हैं, चबा चबा के खा रहे हैं, तो रोटी को तोड़ रहे हैं ना मुंह में, तो भौतिक अपक्षय आ गया। लेकिन वही रोटी जाकर के फिर पेट में भी टूटता है, बड़ी या छोटी या वगैरह में, तो वो आपका आ जाएगा रासायनिक अपक्षय, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल गया है। तो आई होप कि आपको अपक्षय समझ में आ गया होगा। अब अपरदन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए अपरदन क्या होता है। अब देखिए, जैसे नदी जो है वो निकल गया ऊपर से, यहाँ पे आया, ये पूरा इधर में पहाड़ है, यहाँ से नदी गिर रहा है, यहाँ पे आकर के एक पॉइंट पे गिरेगा, और जहां गिरेगा नीचे धरातल पे, जमीन पे, वहां पे गड्ढा बना देगा वो, और इसी को अवनमन कुंड कहा जाता है। अवनमन कुंड कहा जाता है। और ये जो अवनमन कुंड है, यहां से धारा निकलती है गंगा की, यानी कि नदी की धारा निकलेगी। धारा निकल के ये मैदान की तरफ में चल देगी। ये जो नदी है मैदान की तरफ में निकल गई। जैसे ही मैदान की तरफ में जाएगी तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है, सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्योंकि ढाल बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आएगी तो ढाल इसका कम हो गया। जैसे जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से मैदान की तरफ में आएगी, इसका ढाल कम होते जाएगा। तो यहाँ पे मैदान में आ गई और इसकी स्पीड जो है वो इसके तुलना में कम हो गई। जैसे ही इसका स्पीड कम होगा, अब ये अपक्षय नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे पत्थर थोड़ी है कि उसको तोड़ेगी। अब यहाँ पे तो मिट्टी है ना, अब उस मिट्टी को क्या करेगी। अच्छा, ये मिट्टी का निर्माण हुआ कैसे, देखिए, यहाँ से जो छोटे छोटे पत्थर तोड़ी, वो पानी में बहते बहते इतना जल्दी थोड़ी आ जाएगा नीचे जमीन पे, 2000, 4000, 5000 मीटर से डगरते आएगा, तो छोटे छोटे पत्थर हो जाएगा, धीरे धीरे और रगड़ते रगड़ते वो मिट्टी बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाती है काली मिट्टी का निर्माण। ठीक है, जैसन पत्थर रहेगा वैसे मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। उजर रहेगा तो उजर का बालू बन जाएगा, लाल रहेगा तो लाल का बालू बन जाएगा। सोन नदी में लाल का बालू खूब पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैदान है ये काफी उर्वरक होगा, और यहाँ पे जो मैदान होगा उसको काट काट के जो मिट्टी है उसको साथ में नदी बहा के लेते चली जाएगी और कहीं पे जाकर के जमा कर देगी। जो बहा के ले जा रही है उसको अपरदन कहते हैं। जो बहा के लेके जा रही है उसको अपरदन कहते हैं। बात समझ आ रहा है? और जहां पे ले जाके जमा कर देगी उसको निक्षेपण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण। जब मिट्टी को बहा के ले जाएगी साथ साथ में तो उसको अपरदन कहेंगे, क्योंकि मिट्टी को लेके जा रही है। और ले जाके कहीं पे छोड़ देगी तो निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए नदियां इस तरीके से जाती है, इस तरीके से नदियां जा रही है, यहां से गई, यहां से गई, और यहाँ पे भारी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, भारी हो गया, इधर से अपना रास्ता ऐसे ही कर ली, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, भारी हो गया था। अपरदन जो की थी मिट्टियों का वो काफी ज्यादा हो गया था, जिस वजह से वो यहीं पे छोड़ दी उसको, और ये हो जाएगा, ये जो है वो क्या कहेगा, निक्षेपण कहलाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, एक झील बन गया, और उसी झील को कहा जाता है गोखुर झील। इन सारे टर्म्स के बारे में आपको पढ़ना है किताब में, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। यहीं पे बन जाएगा गोखुर झील। अब धीरे धीरे बहते बहते चली जाएगी ये समुद्र के पास, और समुद्र के पास में जाकर के ये गिराएगी। लेकिन वहां पे जाते जाते इसकी जो स्पीड है वो काफी कम हो जाएगी, इसकी जो स्पीड है वो काफी कम हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी मिट्टी वगैरह लेकर आएगी वो इसको यहीं पर छोड़ देगी, और तब जाकर के उसमें गिरेगी। तो जब छोड़ देगी तो मान लीजिए यहाँ पे भारी हो गया तो यहां से गई, फिर भारी हो गया तो फिर यहाँ पे छोड़ दी, फिर यहां से गई। तो ये वाला जो जमा हो रहा है और जिसके वजह से ये अपना डायरेक्शन बदल रही है उसको वितरिका कहा जाता है। जहां से ये डायरेक्शन अपना चेंज कर रही है, जैसे यहां से ये डायरेक्शन अपना चेंज कर ली तो वितरिका की वजह से डायरेक्शन चेंज किया। ठीक है, लेकिन जो जमा यहां पर की है, डिपोजिशन जो की है, जो निक्षेपण की है, वो कहलाएगा डेल्टा। ठीक है, यहां पे जो जमा की है ये भी डेल्टा है। ठीक है, ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, लेकिन यहां पर डेल्टा जमने की वजह से यहां पानी बच गया तो गोखुर झील हो गया। यहां पे पानी नहीं बचा, समुद्र में जाके गिर गया, तो ये खाली डेल्टा है।
और ये डेल्टा पे खेती होता है तो काफी बढ़िया फसल उगता है, जो कि काफी उपजाऊ रहता है। बात समझ में आ गया। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए पहाड़ वगैरह आ जाता है, इस वजह से ये जो डेल्टा है यहाँ पे जमा नहीं कर पाती है, और ये डायरेक्ट ले जाकर समुद्र में गिरा देती है यहाँ पे, और समुद्र में ले जाके कचरा गिरा देगी, और धीरे धीरे जमते 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 वहां पे अच्छा टीला बन जाएगा एक कचड़ों का, और उसी को बोला जाता है ज्वारनाद। ज्वारनाद यानी कि इंग्लिश में उसको एस्चुरी बोला जाता है। बात समझ में आया। तो ज्वार नद का निर्माण होने के लिए आपको सबसे पहले मुहाने पर जो है, मुहाने उसको बोलते हैं जहां से नदियां गिरती हैं, जहां पर नदियां समुद्र में गिरती हैं उसको मुहाना कहते हैं। तो मुहाने पर आपको सबसे पहले पहाड़ होना चाहिए, पर्वत होना चाहिए, तब जाकर के वो ज्वार नद का निर्माण हो पाएगा या फिर एस्चुरी का निर्माण हो पाएगा। वहीं डेल्टा के लिए ऐसा कोई बात नहीं है। जब नदियां पुरानी हो जाती है यानी कि उनकी स्पीड कम हो जाती है, तब डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे युवावस्था में नदियों को कहा जाता है, जब मैदान में चलती है तो उसको प्रौढ़ावस्था में कहा जाता है, और जब समुद्र में गिरने वाली होती है तो उसको वृद्धावस्था में कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम में उनकी स्पीड कम हो जाती है। जब नदियों की स्पीड ज्यादा रहेगी युवावस्था में कही जाएंगी, जब थोड़ा मीडियम रहेगा यानी कि मैदानी क्षेत्र में बहेंगी तो उस टाइम में इसको प्रौढ़ावस्था में कहा जाएगा, और जब नदियां समुद्र में गिरने वाली होती है तो उस टाइम में उसको वृद्धावस्था में कहा जाता है। तो आप लोग नदियों के बारे में सारी चीजें समझ लिए, ये अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, इन सारे टर्म्स के बारे में आपने समझ लिया। अब आप बात करेंगे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। आखिरकार ये प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है इसके बारे में भी समझ ही लेते हैं। देखिए, अब अगर आप बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, तो प्लेट टेक्टोनिक सबसे पहले दिया किसने, ये जो सिद्धांत था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये जो सबसे पहले वर्ड था इसको किसने दिया, प्लेट टेक्टोनिक जो वर्ड था वो किसने दिया। तो जो आपका प्लेट टेक्टोनिक वर्ड था वो दिए थे तुजो विल्सन। तुजो विल्सन 1965 में। ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी था वो तुजो विल्सन के द्वारा दिया गया। ये थ्योरी नहीं दिया गया था, ये जो प्लेट टेक्टोनिक वर्ड था इसको दिया गया था तुजो विल्सन के द्वारा, लेकिन ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी था इसको दिया गया था डब्ल्यू.जे. विल्सन के द्वारा। डब्ल्यू.जे. विल्सन के द्वारा 1967 में। ध्यान रखिएगा, प्लेट टेक्टोनिक शब्द जो है वो तुजो विल्सन के द्वारा दिया गया 1965 ईस्वी में, एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो डब्ल्यू.जे. विल्सन के द्वारा दिया गया 1967 ईस्वी में। अब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहता क्या है, इसका तर्क क्या है संबंध में, चलिए समझते हैं। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार यदि हम माने तो ये कहता है कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो भूतल है वो एक ठोस पार्ट है। पृथ्वी का एक जो ठोस पार्ट है उसी का भाग है। देखिए, इसका डेफिनेशन के अनुसार यदि आप देखेंगे तो इसका डेफिनेशन ऐसा है कि धरातल के विद्रुम क्षेत्र जो ठोस भूपटल का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो सॉलिड चीज है, ठोस है। जैसे अगर इस थ्योरी की बात करें तो यहां इस थ्योरी के अनुसार 6 बड़े प्लेट है, 6 बड़े प्लेट हैं और 9 छोटे प्लेट हैं। इस थ्योरी के अनुसार 6 बड़े प्लेट है और 9 छोटे प्लेट हैं। अब इन प्लेटों के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, यहां पे जो सबसे बड़ा प्लेट है वो है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन। दूसरा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तीसरा है आपका अफ्रीकी प्लेट। चौथा है आपका अमेरिकी प्लेट। अमेरिकी में आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों आ जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर पे आ जाता है आपका अंटार्कटिका। और छठा नंबर पे आपका आ जाएगा, छठा नंबर पे आपका आ जाएगा प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो ये आपका 6 बड़े प्लेट हैं,
यूरेशियन प्लेट, इसमें यूरोप और एशिया दोनों आ जाएगा। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। अफ्रीकी प्लेट आपका हो जाएगा, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वही अफ्रीकी प्लेट है। अमेरिकी प्लेट में उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों आ जाएगा। अंटार्कटिका आपका है, और उसके बाद है आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो ये 6 बड़े प्लेट हैं इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार। अब हम लोग 9 छोटे प्लेटों के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा, यहां से ले लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे 9 छोटे प्लेटों के बारे में। आखिरकार ये 9 छोटे प्लेट कौन कौन से? देखिए, इसमें जो पहला प्लेट है वह है कैरेबियन प्लेट। कैरेबियन प्लेट। दूसरा है आपका स्कैटिया प्लेट। तीसरा है आपका बिस्मार्क प्लेट, जर्मनी वाला बिस्मार्क। चौथा है आपका अरब प्लेट। पांचवा है आपका सोमालिया प्लेट। सोमालिया प्लेट। छठा है आपका जुआन दू फूका। जुआन दू फूका। सातवां है आपका फिलीपींस प्लेट। फिलीपींस प्लेट। आठवां है आपका कोकोस। और 9वां है आपका नाजका। ये 9 छोटे प्लेट्स हैं और 6 बड़े प्लेट थे। 6 बड़े प्लेटों में यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकी प्लेट, अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये 6 बड़े प्लेट हैं। और 9 छोटे प्लेटों में कैरेबियन प्लेट, स्कैटिया प्लेट, बिस्मार्क प्लेट, अरब प्लेट, सोमालिया प्लेट, जुआन दी फूका प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कोकोस प्लेट और नाजका प्लेट। तो ये 9 छोटे प्लेट और 6 बड़े प्लेटों में इसको डिवाइड किया गया है। आप लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके याद करिएगा। यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकी, यूरेशियन इंडो अफ्रीकी, यूरेशियन इंडो अफ्रीकी, अमेरिकी अंटार्कटिका प्रशांत, अमेरिकी अंटार्कटिका प्रशांत, अमेरिकी अंटार्कटिका प्रशांत। उसके बाद से कैरेबियन स्कैटिया बिस्मार्क, कैरेबियन स्कैटिया बिस्मार्क, कैरेबियन स्कैटिया बिस्मार्क। फिर आ जाइए अरब सोमालिया, अरब सोमालिया, अरब सोमालिया, जुआन दी फूका, जुआन दी फूका, कोकोस नाजका, कोकोस नाजका, कोकोस नाजका और फिलीपींस प्लेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद करिएगा। आपका अपना तरीका हो सकता है, हमने इसी तरीका से याद किया है। आप लोगों को जो भी कंफर्टेबल लगेगा उस अनुसार से आप याद करिएगा। ठीक है, बाकी ऐसे ही याद करना आसान रहेगा हमारे देखने से। तो ये था प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी और है एक, अभी है प्लेटों की गति के बारे में कि आखिरकार ये जो प्लेट है, प्लेटों की गति। देखिए, जो प्लेटों की गति है वो 3 प्रकार से हो रही है। एक तो इस तरीके से हो सकता है कि ये भी इस साइड से जा रहा है और ये भी इसी साइड आ रहा है, तो ये फ्यूचर में चल के सामने जाके टकराएंगे। पूरा पूरा चांस है कि जाके टकराने वाले हैं। ये केस 1 है। केस 2 ये है कि एक इस साइड में जा रहा है और एक इस साइड में जा रहा है, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, और तीसरा है ये इस साइड में जा रहा है और ये भी इसी साइड में आ रहा है, यानी कि ये दोनों टकरा नहीं रहे हैं बट रगड़ के जा रहे हैं एक दूसरे से। क्या कर रहे हैं? रगड़ के जा रहे हैं एक दूसरे से। तो ये वाला भी केस हो सकता है। तो सबसे पहले इस वाले केस के अनुसार यदि देखा जाए तो इसको विनाशी प्लेट सीमांत कहा जाता है। इसको जो है विनाशी प्लेट सीमांत कहा जाता है। ठीक है, अब अगर यदि इसको बात किया जाए तो ये विनाशी प्लेट नहीं है। देखिए, एक दूसरे को बचा रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। तो इसको कहा जाएगा निर्माणक प्लेट सिद्धांत, क्योंकि ये विनाश नहीं कर रहा है ना। इसको इस तरीके से याद करिएगा, निर्माणक प्लेट सिद्धांत। बात समझ में आ रहा है? और ये देखिए, ये लग रहा है एकदम बच के जा रहे हैं। तो बच के जा रहे हैं यानी कि एकदम बचा दे रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा लग रहा है लड़ ही जाएंगे लेकिन बच गया। तो ये हो जाएगा संरक्षी प्लेट सीमांत, संरक्षी प्लेट सीमांत, सॉरी सिद्धांत।
संरक्षित प्लेट सिद्धांत। तो यहाँ पे तीन, ये क्या है यार, सिद्धांती है, विनाशी प्लेट सिद्धांत, निर्माणक प्लेट सिद्धांत और संरक्षित प्लेट सिद्धांत। तो ये तीन सिद्धांत हो गए प्लेटों की गति के। तो हो सकता है कि दो प्लेट आमने सामने बिल्कुल है, हो सकता है कि दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, और हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से रगड़ के जाने वाले हैं। तो जो भारत में जो हिमालयी क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है वो संरक्षित प्लेट सिद्धांत के अनुसार हुआ है। यानी कि यहां से ये जो अफ्रीका वाला प्लेट था वो प्लेट यहां से गतिमान था, और इधर से ये जाकर के यूरेशिया जो प्लेट था, मिटा दिए, जो यूरेशिया प्लेट था उससे जाकर के टकरा गया। आप लोग अपने किताब में देखिएगा तो यहाँ पे इस प्लेट की गति को दिखाया गया है, आप जाकर के उसको देखिएगा एक बार, पेज नंबर 13 में जाकर के देखिएगा, ये वाला चीज आपको दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना। चलिए आप लोग इसको एक बार जाके किताब में देखिएगा, तब जाके अच्छा समझ में आ जाएगा। ये हो गया प्लेटों की गति, जिस वजह से हमारा हिमालय का निर्माण हुआ, और आज भी इसी प्लेट सिद्धांत के अनुसार अफ्रीका जो है वो अलग हो रहा है। ठीक है, चलिए अफ्रीका नहीं, अफ्रीका का एक पार्ट अलग हो रहा है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, सॉरी, इसी प्लेट के अनुसार, जैसे मान लीजिए यहां से ही प्लेट इधर जा रहा है और यहां से ही प्लेट इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ का जो नीचे का जो मैग्मा है, जो मेंटल में स्थित जो मैग्मा है, अरे जो मेंटल नहीं था, यहाँ पे हम बताए ना, यहाँ पे कोर, क्रस्ट, मेंटल, यहाँ वाला जो मैग्मा है वो क्या है, उसमें गति है, उसमें कुछ हलचल है। इसी भूगर्भीय हलचल के कारण जो है यहाँ पे आपका ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी निकलता है, इसी के कारण आपका भूकंप आता है, इसी के कारण, इसी भूकंप की वजह से आ जाता है आपका सुनामी। तो यहीं से सारी चीजें रिलेटेड है जो कि आपके क्लास 9th में दिया है, और यहां से इस थ्योरी वगैरह से यूपीएससी तक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं शॉर्ट्स के माध्यम से इन सारी चीजों को क्लियर करूंगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो बाकी आज के लिए इतना रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें सारे चीजों का निचोड़ बताया गया है, और इन्हीं क्लासेस के बेस पर हम लोग आगे का जो वीडियो है वो कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपका पार्ट 2 रहेगा। ये वाला जो क्लास है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका क्लास चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 में मदद करेगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को साथियों के साथ जरूर साझा करिएगा, और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना है भाई, इस पर तो रोज आना है, रोज समझना है, तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना। जय हिंद।